दोस्तों नमस्कार। साल था 2012। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव थे और उस चुनाव के दरमियान बजट की तारीखें भी थी। लेकिन चुनाव आयोग चाहता था कि बजट को आगे बढ़ा दिया जाए या फिर बजट यदि नियत समय पर यानी 28 फरवरी को पेश हो, उसमें कोई लोक लुभावन घोषणाएं न की जाए। उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने चुनाव आयोग और आदर्श आचार संहिता का सम्मान करते हुए बजट को 9 मार्च यानी जब तक आचार संहिता लगी थी उसके बाद पेश करने का फैसला किया। लेकिन अब आप कहेंगे कि आज इस प्रसंग की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, तो दरअसल आज एक नए तरह की चर्चा शुरू हुई है और चर्चा यह है कि 16 से 18 अप्रैल के दरमियान संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और उस विशेष सत्र में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए जब आचार संहिता लगी हो, ठीक उसी दौर में आधी आबादी का वोट खरीदने जैसा विधेयक लाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के अनुसार जो खबरें मिल रही है उसमें महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के लिए विशेष सत्र बुलाने पर विचार चल रहा है और उसकी तारीख 16, 17 और 18 अप्रैल बताई जा रही है। अब महिला आरक्षण संशोधन विधेयक 4 मई को जब आचार संहिता खत्म हो जाती, बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, असम और केरलम के चुनाव खत्म हो जाते, क्या उसके बाद नहीं लाया जा सकता था? क्या 3 हफ्तों के बाद वो विधेयक आता तो महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाता? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि भारत के अंदर जिस लोकतंत्र की कल्पना की जाती है उसमें चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष फ्री एंड फेयर पोल की बातें अक्सर की जाती है। इसी फ्री एंड फेयर पोल के लिए चुनाव आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराता है, जगह जगह नारे लिखवाता है कि बिना किसी लोभ लालच के मतदान करें और आदर्श आचार संहिता भी लगी होती है जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि जहां भी चुनाव हो रहे हो वहां के वोटर्स को आचार संहिता के दरमियान प्रभावित करने वाला कोई भी कदम, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या स्थानीय स्वशासन हो, कोई भी ऐसे कदम नहीं उठा पाए। बावजूद इसके आधी आबादी यानी महिलाओं को प्रभावित करने वाला इतना बड़ा विधेयक लाने की तैयारी क्यों हो रही है या उस पर विचार क्यों चल रहा है जिससे लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होती। पहला सवाल तो यह है कि इसी मंशा से सितंबर 2023 में विशेष सत्र बुलाकर सरकार ने एक विधेयक पारित कराया और उस विधेयक के प्रावधान लागू भी नहीं हुए कि अचानक उसी विधेयक को फिर से दोबारा लाने की तैयारी और उसको नया संशोधन, नए तरीके से संशोधित करते हुए बिना परिसीमन के ही, बिना डिलिमिटेशन किए, बिना 550 वाली लिमिट की चर्चा किए सीधे लोकसभा की सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 1.5 गुनी करने यानी 816 करने की चर्चा कहां से शुरू हो गई? यह सवाल बड़ा सवाल है और इस सवाल के पीछे जो असली मंशा बताई जा रही है वो ये है कि बंगाल में ममता बनर्जी के वोटर्स, खासकर महिलाओं में ममता बनर्जी को लेकर एक अलग ही आकर्षण है। वो बंगाल से नहीं कही जाती। कैसे बंगाल की महिलाओं के मन में डेमोक्रेटिक इंपावरमेंट यानी लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का बोध कराने के लिए ठीक चुनाव के मौके पर कैसे चारा फेंका जाए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रति यानी केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति सॉफ्ट बनाने के लिए, उनके नजरिए को बदलने के लिए विधेयक कैसे लाया जाए। लेकिन क्या इस पर चुनाव आयोग चुप रहेगा? चुनाव आयोग के पास ऐसे अधिकार हैं कि इस तरह के विधेयक को लाने से सीधे रोक दे। सवाल इसके आगे का भी है। सवाल आगे का यह है कि आचार संहिता के दरमियान विधेयक लाने की जो बात हो रही है वो अपनी जगह है ही, लेकिन बंगाल के चुनाव के दरमियान ही या तमिलनाडु, केरल के चुनाव के दरमियान ही ऐसी बातें क्यों हो रही है? तो पहली बात तो यह है कि ये तीनों राज्य देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार है जहां साक्षरता दर और नारी स्वतंत्रता की स्थिति, महिलाओं की स्वतंत्रता की स्थिति कई सारे दूसरे राज्यों से और खासकर उन राज्यों से, हिंदी भाषी राज्यों से जहां बीजेपी काफी ताकतवर है, उनसे बेहतर स्थिति में। पश्चिम बंगाल की ही चर्चा हम करें तो पश्चिम बंगाल की महिलाओं की शौर्य गाथा या महिलाओं की उपलब्धियों की क्या चर्चा की जाए? आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से पश्चिम बंगाल के अंदर नारी स्वतंत्रता किस रूप में रही है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है, अपने बूते, अपने संघर्षों के बूते जनता को उन्होंने अपने पीछे खड़ा किया है। वो किसी कैडर मेकिंग इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रही है, वो किसी बड़ी पार्टी के बैनर तले वहां पर नहीं है,
वहां पार्टी का नाम भले ही टीएमसी हो, लेकिन आम जनता की नजर में पार्टी का नाम ही ममता बनर्जी है, जो खुद एक महिला है। अब उनके पीछे जो सामाजिक समीकरण बताया जाता है, वो सामाजिक समीकरण भी दरअसल महिला और युवा का है, वीमेन एंड यूथ। और आचार संहिता लगने के पहले से उन्होंने ऐसे प्रावधान कर दिए हैं जिससे महिलाओं के खाते में भी ठीक ठाक रकम जा रही है। मतलब 5 साल की बात की जाए तो 90,000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। वो आचार संहिता में उन्होंने घोषणा नहीं की है। हर महीने 1,500 रुपए और साल में 18,000 रुपए इस हिसाब से ममता बनर्जी के नीतियों की वजह से लोगों के खाते में जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से युवाओं के लिए भी ऐसी स्कीम है वहां पर। अब इस वजह से एम वाई समीकरण, जो बिहार में एम वाई समीकरण अलग देखा जाता है, उत्तर प्रदेश में अलग देखा जाता है, लेकिन बंगाल के अंदर जो महिला और युवा फैक्टर है, उनमें से आधी आबादी का वोट जो महिलाओं का है, उसे टीएमसी के पाले से खींचने की तैयारी हो रही है। बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि जिस वक्त द्रविडियन मूवमेंट चल रहा था, उस वक्त से लेकर अब तक, चाहे अन्नादुरई की सरकार हो या करुणानिधि की सरकार हो या जयललिता की सरकार हो या एमजीआर की सरकार हो या फिर आज के दौर में स्टालिन की सरकार हो, महिलाओं को सामाजिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए, स्वतंत्र चेतना विकसित करने के लिए जितने प्रयास दक्षिण के राज्यों में हुए, खासकर तमिलनाडु केरल में, शायद ही इस देश के किसी राज्य में हुए होंगे। यहां तक कि फिल्में देखने के लिए भी वीकेंड पर बसों के पास फ्री कर दिए गए थे 60 के दशक में डीएमके सरकार के द्वारा। इस लेवल पर कोशिशें हुई थी। और स्कूल की जो स्थिति है, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति है, वो इस देश में दूसरे राज्यों की तुलना में दक्षिण के राज्यों की कहीं बेहतर है। तो ऐसे में वहां जो महिला वोटर है, उन महिला वोटर्स के बीच घर के पुरुष सदस्यों की इच्छा के अनुरूप मतदान करने जैसी परंपरा नहीं है। कमोबेश यही स्थिति बंगाल में भी है। इस स्थिति को भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि जब महिलाओं के अंदर स्वतंत्र चेतना का विकास दूसरे राज्यों की तुलना में इन 3 राज्यों में ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि स्वतंत्र चेतना राजनीतिक चेतना से भी प्रभावित होती है। उसी राजनीतिक चेतना को अपने पाले में, अपने पक्ष में मोड़ने की नियत से ही 16 से लेकर 18 अप्रैल के बीच में विशेष सत्र बुलाने पर विचार तो नहीं हो रहा है। और यदि ऐसा हो रहा है, जो खबरें आज चल रही है, जो अलग अलग मीडिया पोर्टल्स पर छाई हुई है, उन खबरों पर हम यकीन करें। और इस पर हम एक वीडियो भी बता चुके हैं, तब तक हालांकि डेट नहीं आया था कि कब होगा, लेकिन 816 सीटें लोकसभा में करने की जो तैयारी है, 1.5 गुनी करने की जो तैयारी हो रही है, उसके पीछे मंशा यही है कि जिस राज्य में जितनी लोकसभा सीटें हैं उसे 1.5 गुनी कर दी जाए। अगर केरल में 20 सीट है तो उसे बढ़ा के 30 कर दी जाए और बढ़ी हुई 10 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया 1/3। यही हाल पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के लिए किया जाए, जहां 42 से बढ़ा के 63 कर दिया जाए और बढ़ी हुई 21 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो। और यही हाल तमिलनाडु के लिए है कि वहां 39 से बढ़ाकर 59 या 60 कर दी जाए और बढ़ी हुई 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो। इसी मंशा से बिल लाने की तैयारी। लेकिन सवाल यह है कि जब यही बिल लाना था तो सितंबर 2023 में बिल क्यों लाया गया, और उस बिल के लागू हुए बिना संशोधन की नौबत क्यों आ रही है? संशोधन रेगुलर सत्र में क्यों नहीं किया गया? एक सत्र बुलाने पर, संसद का सत्र बुलाने पर जो खर्च होता है, क्या वो इस देश के आम जनता के टैक्स के पैसे से नहीं जाता है? ये एक अलग सवाल है। और बार बार सरकार अपनी नीतियां क्यों बदल रही है, ये एक अलग सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर संशोधन करने वाला बिल ही लाना है तो उस बिल के लिए क्या 4 मई तक इंतजार नहीं किया जा सकता? जब मतगणना संपन्न हो जाएगी, आचार संहिता खत्म हो जाएगी, क्या उसके बाद नहीं किया जा सकता? दरअसल सबके पीछे वोट है। और मौजूदा दौर में सरकारें कोई भी हो, चाहे कोई 10,000 रुपए देने वाली सरकार हो या 9,000 रुपए देने वाली सरकार हो या 1,500 रुपए देने वाली सरकार हो, ये सब काम वोट की मंशा से किए जाते हैं। लेकिन लोकलाज, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, उसका पालन इतनी समझदारी से तो जरूर ही किया जाता है कि आचार संहिता के दरमियान ऐसी कोई घोषणा न हो। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार के दौर में क्या वाकई आचार संहिता का पालन पहले की तरह हो रहा है? पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर जितना रायता फैला हुआ है, जितने टकराव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, उसके बाद तो यह साफ हो चला कि बंगाल के चुनाव के नतीजे चाहे जिसके पक्ष में आए,
टीएमसी के पक्ष में आए या बीजेपी के पक्ष में आए, इतना तय है कि उन नतीजों पर एतबार करने के लिए कोई आसानी से तैयार नहीं होगा। पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को बदल दिया गया। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से लेकर डीएमएसपी से लेकर लोअर लेवल की ब्यूरोक्रेसी में अभी भी बदलाव जारी है। 60-61 लाख वोटर के एडजुडिकेशन का मामला अलग है। और इन सारे मामलों के बीच जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में सीधे सीधे टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि 4 मई को जो नतीजे आएंगे उसमें ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और बीजेपी तीनों को टीएमसी हरा देगी, तो साफ जाहिर हो जाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने वाली एक प्रमुख पार्टी ज्ञानेश कुमार के आयोग को भी एक पार्टी के तौर पर देख रही है, न कि एक संस्था के तौर पर जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यानी फ्री एंड फेयर पोल कराती है। अब इसी दरमियान महिला आरक्षण वाला प्रावधान आ रहा है। महिला आरक्षण के प्रावधान पर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक तो संसद के अंदर जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें 550 से ज्यादा सीटें हो नहीं सकती। 550 से ज्यादा सीटें करने के लिए विशेष बहुमत वाले संशोधन की जरूरत पड़ेगी। विशेष बहुमत वाले संशोधन की बात करें तो संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले कोई भी ऐसे विधेयक जिसमें केंद्र राज्य संबंध और केंद्र राज्य के बीच के मसले होते हैं, उसके लिए ज्यादातर मामलों में स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत, और वो विशेष बहुमत दरअसल ये होता है कि संसद में ऐसा बिल रखा जाएगा तो उसे देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पास होना चाहिए। मतलब यदि देश के 31 राज्यों में विधानसभा है तो कम से कम 16 राज्यों से उसे पास होना चाहिए। तब ये विधेयक कैसे लाया जाएगा, कैसे 550 की लिमिट को ब्रीच किया जाएगा, ये एक अलग सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जनगणना के पहले परिसीमन किए बिना सीटें बढ़ाकर, और खास करके जो चर्चा है कि 2 लोकसभा सीटों को पर एक महिला कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट की जाएगी, इस तरह की कोशिशें क्यों की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव में जनमत को प्रभावित करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश के वोटर के मिजाज ने इतना डरा दिया है कि अब बंगाल और बिहार जैसे राज्यों को किसी भी कीमत पर कब्जा करने की कोशिश करना चाहती है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए राहुल गांधी और कांग्रेस के संविधान बचाओ के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में सर चढ़कर बोला और भारतीय जनता पार्टी को मात खानी पड़ी, दूसरे नंबर पर सिमटना पड़ा। उससे ज्यादा स्थिति अब यूपी में भारतीय जनता पार्टी की खराब होती तब दिख रही है जब पड़ोस के राज्य बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है या मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साफ साफ मैसेज पूरे देश में है कि नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक साजिश हो रही है। साजिश के तहत नीतीश कुमार से सत्ता छीनी जा रही है। उस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए स्थितियां 2024 के लोकसभा चुनाव से बेहतर नहीं बल्कि और बदतर होने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन यूपी में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उन 80 लोकसभा सीटों की भरपाई कहां से होती है? भरपाई होनी है बिहार की 40 लोकसभा सीटों से, भरपाई होनी है बंगाल की 42 लोकसभा सीटों से। तो क्या 80 के बजाय 82 लोकसभा सीटों वाले राज्यों को अपने कंट्रोल में करने के लिए तमाम राजनीतिक मर्यादाएं और तमाम नियम कायदे कानून को ताक पर रख दिया जाएगा? हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र होगा, लेकिन अलग अलग मीडिया पोर्टल्स पर यह खबरें आम है, आज सुबह से ही आम है कि 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। खासकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जो महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया था, जिसे अगले दशक में जनगणना के बाद पूरा कराने की बात थी, उस विधेयक को संशोधित करते हुए नए स्वरूप में लाने के लिए नया विधेयक यानी 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इस दरमियान इसे लाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। अब संयोग देखिए, जनगणना के बाद परिसीमन होना है। 2021 में जनगणना होने नहीं दी गई, कोविड का बहाना बनाया गया, और बहाना दरअसल ये इसलिए बनाया गया क्योंकि 21 में यदि जनगणना हो जाती तो 2026 के बाद की पहली जनगणना पर जो परिसीमन होना था उसके लिए 31 की जनगणना का इंतजार करना पड़ता। तो किसी न किसी बहाने 21 की जनगणना को टाला गया और अब कल यानी 1 अप्रैल 2026 से औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर 5 साल के डिले के बाद जनगणना शुरू हो रही है। ये जनगणना पूरी होने के बाद परिसीमन न करना पड़े
और परिसीमन का मामला सीधे सीधे महिला आरक्षण के विधेयक पर एक महिलाओं के लिए अलग कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट करते हुए बनाते हुए नए सिरे से लागू कर दिया जाए, इसके लिए पिछला दरवाजा अपनाने की तैयारी तो नहीं है। एक तरफ लोकतांत्रिक सूचिता और वोट खरीदने की कवायद, बड़ा सवाल तो घूम फिरकर यही आता है, तात्कालिक सवाल जो है कि क्या आधी आबादी के वोट खरीदने के लिए हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल ये सब ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं के वोट स्वतंत्र चेतना के साथ पड़ते हैं। उसी स्वतंत्र चेतना को एक लोकतांत्रिक तरीके से लालच देने की कोशिश आचार संहिता के दायरे में यदि होती है, इससे ज्यादा खतरनाक प्रवृत्ति डेमोक्रेसी के लिए हो नहीं सकती। दूसरा, जिस ढंग से चुनाव आयोग के साथ टकराव पश्चिम बंगाल में चल रहा है, कुछ हद तक टकराव तो तमिलनाडु में भी देखने को मिला और कुछ हद तक केरल में भी देखने को मिला, लेकिन जिस लेवल पे पश्चिम बंगाल में चल रहा है, ठीक इसी दरमियान अगर चुनाव आयोग यदि कोई बिल ऐसा लाया जाता है और लाने की तैयारी होती है, उस पर रोक नहीं लगाता, फिर तो उसके बाद सबके सामने एक्सपोज हो जाएगा कि जो आरोप टीएमसी लगा रही है, जो आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं, जो वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, उसके बाद तो साफ हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार के इशारे पर ज्ञानेश कुमार के ऊपर जो काम करने का आरोप है, उस आरोपों को एक तरह से पुष्टि मिलती हुई दिखाई देगी। दरअसल लोकतंत्र को चुनाव तंत्र बनाने की जो कोशिश है, उन कोशिशों का ऐसा ही नतीजा सामने आता है। भारत की जनता ने डेमोक्रेसी चुनी थी। आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने डेमोक्रेसी का सपना देखा था, इलेक्ट्रोक्रेसी का सपना कभी नहीं देखा था, लोकशाही का सपना देखा था, चुनावशाही या चुनाव तंत्र का सपना कभी नहीं देखा था। चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोकतांत्रिक शुचिता को सुनिश्चित करने वाले फैक्टर्स को मजबूत करने के लिए होते हैं, न कि उसे कमजोर करने के लिए। लेकिन हाल के दरमियान जो घटनाएं हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक अलग से बिल, उसकी तैयारी कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन अपने आप में एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है, क्योंकि किसी राज्य की या केंद्र की सरकार यदि समय से पूर्व भंग हो जाए, बहुमत खो दे, कोई सरकार बनाने का क्लेमेंट ना आए, तो फिर 1991, 1998 या 1999 जैसी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में क्या होगा? क्या केंद्र की वजह से मजबूरी में राज्य सरकारों को भंग किया जाएगा, या किसी राज्य में ऐसी स्थिति हो तब क्या होगा? तो इस तरह के अव्यावहारिक आइडिया वाले विधेयक पहले लाने की तैयारी। अब वो विधेयक अभी चर्चाओं के स्तर पर आया भी नहीं, भले ही उसका ड्राफ्ट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी से बनवा दिया गया, लेकिन उसके बाद अब महिला आरक्षण के नाम पर आचार संहिता के दरमियान नया बिल। सत्ता चाहती क्या है? क्या सत्ता मौजूदा दौर में लोकतंत्र के अंदर की मजबूत आवाजों को दबाना चाहती है? क्या डेमोक्रेसी के अंदर के सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को खत्म करना चाहती है? इन तमाम परिस्थितियों पर ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो क्या मौजूदा दौर में संसद वाकई उस स्थिति में पहुंच गई है जहां सत्ता अपने हिसाब से कोई भी विधेयक पास करवा ले? अभी जो जिस प्रकार से चुनाव आयोग का कंपोजिशन है और जो स्थिति है, चुनाव आयुक्त यदि रिटायर भी हो जाए, उसके बाद भी उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस तरह का विधेयक इसी सरकार ने लाकर पास कराया। जी हां, नरेंद्र मोदी की सरकार में इस तरह का विधेयक लाकर पास कराया गया। इसका सीधा मतलब है, इस देश में राष्ट्रपति के ऊपर भी उनके रिटायर होने के बाद कोई मुकदमा चल सकता है। इस देश के में जजों के ऊपर भी रिटायर होने के बाद मुकदमा चल सकता है, लेकिन चुनाव आयुक्तों के ऊपर रिटायर होने के बाद मुकदमा नहीं चलेगा। ऐसा कानून किस डर से बनाया गया? सवाल यह है कि इस तरह के कानून की मंजूरी देने के पीछे मंशा क्या थी कि सर्विस पीरियड में कोई यदि कुछ गलत भी करता हुआ पाया जाए तब भी उसके साथ कुछ ना हो। लोकतंत्र चेक एंड बैलेंस से चलता है। मौजूदा दौर में डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चेक एंड बैलेंस खत्म करने की कोशिशें हर तरह से भारत के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है, और उसका असर समाज के दूसरे मामलों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब डेमोक्रेसी एक तरफ इलेक्ट्रोक्रेसी में यानी चुनाव तंत्र में तब्दील हो रही हो, वहीं संस्थाओं की भूमिका कम होती जा रही है। लोकतंत्र के अंदर वॉचडॉग जैसी भूमिका में कितनी संस्थाएं होती है? संसद और सत्ता और जनता के बीच के अंतर संबंधों को
तय करने वाली संस्थाओं में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं होता, उसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी होते हैं, यानी सीएजी भी होती है, उसमें चुनाव आयोग भी होता है, उसमें सीवीसी भी होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं सूचना आयोग जो 2005 के कानून के बाद अस्तित्व में आया उसकी भी भूमिका होती है। लेकिन सूचना आयोग के दफ्तर को सरकारी मुलाजिम के दफ्तर में बदलने वाला कानून तो मोदी सरकार 7-8 साल पहले लेकर आ गई। यानी सूचना आयोग की जो स्वायत्तता थी अब वो सरकार के अधीन की एक संस्था में तब्दील कर दी गई, उनकी स्वायत्तता पहले खत्म हो गई। अब आज की तारीख में सीएजी की रिपोर्ट पर क्या आपने कभी हल्ला होते हुए सुना है? जैसे मनमोहन सिंह की सरकार में विनोद राय वाली सीएजी की रिपोर्ट पर हल्ला होता था, सीएजी की रिपोर्ट पर सरकारें बदल जाती थी, जनमत तय हो जाते थे। लेकिन मौजूदा दौर में सीएजी की रिपोर्ट कैसी आ रही है, आ भी रही है, नहीं आ रही है, वो भी खबरों से गायब हो जाती है। और अब नंबर आदर्श आचार संहिता के अंदर की उन परिस्थितियों का है जिसे टीएन सेशन के दौर में मजबूती से निर्मित किया गया था। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि यदि आज की चर्चाएं सही होती है, आज जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि 16 से 18 अप्रैल के बीच महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया जा सकता है, यानी आदर्श आचार संहिता के बीच में पेश किया जा सकता है, तो क्या इसे आधी आबादी का वोट खरीदने वाला विधेयक नहीं माना जाएगा? इस सवाल को हम आपके ऊपर, अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और बताइए कि क्या आदर्श आचार संहिता में इस तरह का बिल लाना उचित है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी ये चर्चाओं के स्तर पर है, लेकिन इस सरकार में जो चर्चाएं आमतौर पर शुरू होती है वो हकीकत में तब्दील हो ही जाती है। उम्मीद है कि ये चर्चा हकीकत में तब्दील ना हो। देखते हैं आगे आगे होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।